गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। आज है 22 जून 2022 और पेज संख्या है 103। आइए शुरू करते हैं। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ये कौन सा रिपोर्ट है? तो रिपोर्ट है रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट्स 2022। तो इसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत का स्थान है तीसरा। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, चांगपा जनजाति किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? चांगपा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो चांगपा जनजाति जो है यह लद्दाख क्षेत्र में निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लद्दाख के चुमार और डेमचोक क्षेत्र में जो है चीनी सेना ने घुसपैठ करके वहाँ के चांगपा जनजाति जो खानाबदोश जनजाति है, चरवाहा जनजाति है, तो वहाँ क्या किया, चांगपा समुदाय को गर्मियों के चारागाहों से दूर कर दिया। मतलब वहाँ गर्मियों में आप चारागाह नहीं ले सकते हैं, अपने मवेशियों को, बकरियों को, भेड़ को आप नहीं चरा सकते, उस चारागाह से उसको दूर कर दिया। वे मुख्य रूप से चांगथांग पठार लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है, वहीं के निवासी हैं। आपको चांगथांग बोलने के बाद याद आया होगा कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर भारत अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व का गठन किया है और यह किस क्षेत्र में है? लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, तो यह चांगपा जनजाति जो है किस क्षेत्र की जनजाति है? तो लद्दाख क्षेत्र की जनजाति है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कच्चा तीबू द्वीप चर्चा में रहा है। कच्चा तीबू द्वीप क्या है? चर्चा में रहा है। यह कहाँ स्थित है? कच्चा तीबू द्वीप जो है यह भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरू मध्य या पाक की खाड़ी इसको बोलते हैं, उस वहीं पर ये कच्चा तीबू द्वीप जो है स्थित है। यह कच्चा तीबू द्वीप इसलिए चर्चा में है कि हाल ही में इस द्वीप को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच जो है विवाद शुरू हो गया है, जिस कारण से यह कच्चा तीबू द्वीप जो है चर्चा में रह गया है। याद रखिएगा, कच्चा तीबू द्वीप किस किस देशों के बीच है या कहां पर है? तो भारत श्रीलंका के बीच है, पाक जलडमरू मध्य में। आइए नेक्स्ट है, DRI के द्वारा किया गया अभियान, क्या नाम है अभियान का? ऑपरेशन नमकीन। ऑपरेशन नमकीन का संबंध जो है किससे है? तो आप ऑपरेशन नमकीन का संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने से। ठीक है, DRI के संबंध किससे है? मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने से रिलेटेड है ऑपरेशन नमकीन। अच्छा, ये DRI के द्वारा शुरू किया गया है, तो DRI है क्या? तो DRI का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ऑपरेशन नमकीन चर्चा में क्यों है? तो हाल के दिनों में क्या हुआ है कि ऑपरेशन नमकीन के तहत जो है 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। इस कारण से जो है ऑपरेशन नमकीन काफी चर्चा में आ गया है। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन नमकीन का जो संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी के रोक लगाने से है। नेक्स्ट है, कंबोडिया के मेकांग नदी में दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश मिली है। इस फ्रेश वाटर फिश का नाम क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश का नाम है स्टिंगरे। क्या नाम है? स्टिंगरे, STINGRAY। स्टिंगरे इस फ्रेश वाटर फिश का नाम है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि कंबोडिया के मेकांग नदी में मिला है, जबकि मेकांग नदी जो है यह कई देशों से होकर गुजरती है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इतने देशों से यह मेकांग नदी गुजरती है। लेकिन मिला कहाँ पर है? कंबोडिया के मेकांग नदी में ये प्राप्त हुआ है। जैसे आपको पता होगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है, और इस लंबी इतनी लंबी नदी में
जो आप डॉल्फिन देखते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव है, वह बिहार के भागलपुर क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, या पूरे गंगा में आपको डॉल्फिन नजर नहीं आएगा। तो एक विशेष जगह, विशेष स्थान में जो विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वह उसके लिए अनुकूल जगह होता है, वह उसके लिए निवास करना आसान हो जाता है। कंबोडिया के मेकांग नदी में सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर फिश प्राप्त हुई है। क्या नाम है? स्टिंग रे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिम्स्टेक का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिम्स्टेक का पूरा नाम बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या हुआ? बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। यह एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना बंगाल की खाड़ी में तटीय एवं अन्य आसन्न देशों के बीच साझा विकास और सहयोग को तेज करने के उद्देश्य की गई है। इसके कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वह 7 है। कितने हैं? बिम्स्टेक के कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें से 5 दक्षिण एशिया से हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ये हुए दक्षिण एशिया के 5 देश। अब 2 देश जो हैं वह दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। क्या क्या है? कौन कौन है? म्यांमार और थाईलैंड। तो ये कुल मिलाकर 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। यहाँ पर एक जानकारी में और दे दूं बिम्स्टेक के बारे में कि सर्वप्रथम इसकी स्थापना जो है जून 1997 में हुई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन के दौरान। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो पूर्वी चंपारण जिले में। और पूर्वी चंपारण जिले में कहां पर? रक्सौल में। ठीक है, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में किया है। अगला नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल और प्रशिक्षण के लिए किस नाम से एक अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इस परियोजना का नाम है निपुण, यानी NIPUN। निपुण परियोजना का जो है शुभारंभ किया है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ठीक है, ये है आपका NIPUN का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। ठीक है, अब आइए अगला है, चुंबकीय क्षेत्रों का इमेज लेने के लिए, चुंबकीय क्षेत्रों का इमेज लेने के लिए IIT मुंबई और IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने किस माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है? यानी एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है जो क्या करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का इमेज लेगा, चुंबकीय क्षेत्र का फोटो प्राप्त करेगा। तो ये है आपका क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। इसी माइक्रोस्कोप का जो है निर्माण किया है, किसने किया है? मुंबई, IIT मुंबई और IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है। इसका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्रों का इमेज लेना। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का काम है चुंबकीय क्षेत्रों का इमेज लेना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निजी क्षेत्र के किस भारतीय बैंक ने हाल ही में iBox नामक एक स्वयं सेवा वितरण सुविधा शुरू की है? तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह प्रश्न है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है कि किस बैंक ने, किस भारतीय बैंक ने iBox नामक एक स्वयं सेवा वितरण सुविधा शुरू की है? तो यह बैंक है ICICI बैंक। ठीक है, जिसने iBox नामक एक स्वयं सेवा वितरण सुविधा शुरू की है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व ऊंट दिवस या विश्व वर्षा वन दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व ऊंट दिवस या विश्व वर्षा वन दिवस जो है वह आज ही के दिन 22 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व ऊंट दिवस और विश्व वर्षा वन दिवस। याद रखिएगा 22 जून को ऊंट दिवस, विश्व ऊंट दिवस और विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को मनाया जाता है। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है 22 जून 1939 में, बल्कि प्रश्न नहीं है, आज का इतिहास है। तो 22 जून 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो यहाँ पर यह प्रश्न काफी दिन पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया है? ये हो गया 1939 ईस्वी में। 22 जून 1939 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो ये था हमारा आज का डेली हैंडरिटन करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, और यदि अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।